हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसका नाम है आई केम बाय, जो 2022 में आई थी। इस मूवी की कहानी एक खतरनाक जज और दो चोरों की है, जिसमें हम देखेंगे कि क्या दोनों चोर उस मुजरिम जज से बच पाते हैं या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि ये मूवी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो IMDb ने इसे 6.2 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम दो चोरों को देखते हैं जो एक घर में घुसकर दीवार पर स्प्रे पेंटिंग बनाते हैं, जिसे ग्रिफिटी भी कहा जाता है। इसके बाद दोनों उस घर से एक एंटीक सामान चुरा कर वहां से निकल गए और निकलने से पहले एक चोर ने अपनी पेंटिंग की फोटो भी ले ली। फिर वो दोनों उसी रास्ते से बाहर आए जहाँ से वो लोग अंदर गए थे। वहाँ से बाहर निकलने के बाद दोनों अपने कपड़े बदलते हैं। उन दोनों के नाम टोबी और जमील है, जो बचपन के दोस्त है और उनकी उम्र लगभग 20 से 22 साल की है। कपड़े बदलते समय जमील टोबी से कहता है कि वो लोग वहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते वरना पकड़े जाएंगे। फिर दोनों वहां से अपने अपने रास्ते चले गए। आगे टोबी जब अपने घर जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचा तब वो एक भिखारन को वहां बैठा देखता है और उसके पास में ही एक ऑफिसर जैसा दिखने वाला इंसान खड़ा था जो ट्रेन का वेट कर रहा था, लेकिन वो आदमी उस भिखारन की तरफ देखता तक नहीं। इसके बाद टोबी स्टेशन पर लगे कैमरा की तरफ देखता है और धीरे से उस आदमी के पास जाकर उसका पर्स चुरा लेता है, लेकिन वो भागने की बजाय ऐसा दिखाता है कि उस आदमी का पर्स नीचे गिर गया था। टोबी उस आदमी को पर्स वापस करता है और ये उम्मीद करता है कि बदले में वो आदमी उसे इनाम देगा, लेकिन वो आदमी उसे बस थैंक्स बोलकर पर्स अपने पॉकेट में रख लेता है। इसीलिए टोबी उस आदमी को घूर कर देखने लगा। तब वो आदमी अपने पर्स में से एक नोट निकालकर टोबी को दे देता है, लेकिन टोबी उस पैसों को अपने पास न रखते हुए उस भिखारन को दे देता है और वो आदमी टोबी को देखे जा रहा था। टोबी की इस हरकत से भिखारन खुश हो गई और यहाँ हम देखते हैं कि टोबी भले ही एक चोर है लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। आगे टोबी अपने घर गया। उस समय उसकी माँ लिस सो चुकी थी, इसीलिए वो भी अपने कमरे में जाकर चैन की नींद सो गया। आगे हम उस घर को देखते हैं जहाँ कुछ देर पहले चोरी हुई थी। उस घर का मालिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर आता है। तब उसका ध्यान घर में बनी पेंटिंग पर गया, जिसे देखकर वो चौंक गया। घर की दीवार पर लिखा था आई केम बाय, जो उन चोरों का ट्रेडमार्क है। आगे हम जमील को देखते हैं जो एक घर के प्रीमाइसेस में एक पेड़ काट रहा था। तभी उसका साथी ब्रेक लेने कहता है। इसके बाद जमील पेड़ से उतरा और अपना मोबाइल निकालकर न्यूज पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था आई केम बाय ग्रुप ने एक और घर को अपना निशाना बनाया। फिर जमील अपने साथी से कहता है कि उसे बाथरूम जाना है, जिसके बाद वो उस घर में चला गया। जमील उस घर के लिविंग रूम में जाता है जहाँ वाईफाई राउटर लगा था। तब जमील जल्दी से राउटर को घुमाता है और उसके पीछे दी गई डिटेल की फोटो खींचकर टोबी को सेंड कर देता है और उसे बताता है कि वो घर एक रिटायर्ड जज का है, मतलब वो लोग अपना अगला निशाना उस घर को बनाने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ उस घर का मालिक आ गया जिसका नाम हेक्टर ब्लेक है। जमील हेक्टर को बताता है कि वो बस वहाँ बाथरूम इस्तेमाल करने आया था। तब हेक्टर उसे बाथरूम का रास्ता बताता है। आगे हम टोबी को देखते हैं जो उस जज मतलब हेक्टर की डिटेल निकाल कर उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था ताकि वो लोग आसानी से उसके घर में घुस सके। आगे हम देखते हैं जमील अपने घर खाना बना रहा था। तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड नाज आती है जो लॉ की पढ़ाई कर रही है। तब जमील नाज को अपने फोन में एक घर की फोटो दिखाता है और कहता है कि जब नाज जज बन जाएगी तब उनका घर भी बिल्कुल वैसा ही होगा। घर की फोटो देखने के बाद नाज पूछती है कि वो किसका घर है। तब जमील बताता है कि वो घर हेक्टर ब्लेक नाम के रिटायर्ड जज का है। नाज बताती है कि उसका एक ट्यूटर जिसका नाम फिलिप है, उन्होंने अपनी पढ़ाई हेक्टर के साथ पूरी की और सब लोग उसे संत ब्लेक नाम से जानते हैं। मतलब हेक्टर ब्लेक एक बहुत ही अच्छा और इज्जतदार आदमी है। आगे नाज ये भी बताती है कि हेक्टर ब्लेक पहले क्वीन एलिजाबेथ का सलाहकार हुआ करता था और रेफ्यूजीज के लिए फ्री में केस लड़ता था। आगे बातों ही बातों में नाज ने जमील को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और यहीं पर ये सीन कट हो गया। आगे हम देखते हैं जमील अपने दोस्त से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। तब टोबी बताता है कि हेक्टर ब्लेक को कुछ समय पहले हाई कोर्ट का जज बनाया गया था, लेकिन उसने 1 साल बाद ये बोलकर रिजाइन कर दिया कि वो काले लोगों से नफरत करता है, मतलब वो एक रेसिस इंसान है और ऐसे लोगों को दुनिया सन समझती है। इसके बाद टोबी एक फोटो दिखाता है और बताता है कि हेक्टर ब्लेक के घर में हाथी का एक दांत रखा है जो कि इलीगल है और इतनी महंगी चीज एक जज के घर में कहां से आई। तब जमील कहता है कि हेक्टर के पिता पहले से काफी अमीर थे, इसीलिए हेक्टर को पैसों की कोई कमी नहीं है। आगे जमील कहता है कि वो बहुत जल्द पिता बनने वाला है, इसीलिए उसे अब वो सारे काम छोड़ने होंगे जिससे वो फंस सकता है। ये बात सुनकर टोबी चौंक गया क्योंकि दोनों हमेशा
हमेशा साथ काम किया करते हैं, लेकिन जमील ने अचानक काम करने से मना कर दिया। दरअसल जमील अपनी गर्लफ्रेंड नाज और उसके होने वाले बच्चे से बहुत खुश है और अब वो पुलिस के किसी भी झमेले में नहीं फंसना चाहता। तब टोबी कहता है कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता, लेकिन जमील को अब नाज और उसके होने वाले बच्चे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो टोबी से कहता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं और टोबी चाहे तो चोरी का काम अकेले कर सकता है। जमील अब बस अपने बारे में ही सोचने लगा और ये बात टोबी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। अगले सीन में हम लीज को देखते हैं, जो पेशे से एक साइकेट्रिस्ट है। लीज जब अपने जॉब से घर आई तब उसने देखा कि टोबी ने किचन की बैंड बजा रखी है और उसके कमरे से बहुत लाउड म्यूजिक की आवाज आ रही थी। इसके बाद टोबी अपने कमरे से बाहर आया और घर से बाहर जाने की तैयारी करने लगा। तब उसकी माँ उसे किचन साफ करने कहती है, लेकिन टोबी कहता है कि वो वापस आकर किचन की सफाई कर देगा। उनकी बातों से हमें साफ दिख रहा था कि टोबी और उसकी माँ की कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद टोबी अपने घर से बाहर चला गया। आगे हम हेक्टर को देखते हैं और वो भी अपने घर से बाहर जा रहा था। अब जैसे ही हेक्टर वहाँ से निकला तब टोबी अकेले ही उसके घर में घुस गया। घर में घुसते ही टोबी पहले हेक्टर के घर के वाईफाई को अपने फोन से कनेक्ट करता है, जिसका पासवर्ड एक दिन पहले ही जमील ने उसे भेजा था। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद टोबी उसे हैक करके बंद कर देता है, जिससे घर में लगे सीसीटीवी कैमरा भी अपने आप बंद हो गए। फिर वो आराम से हेक्टर के घर के अंदर इंटर कर लेता है। अंदर जाने के बाद टोबी लिविंग रूम में जाता है, जहाँ हेक्टर के पिता की बड़ी सी फोटो लगी थी। टोबी पेंटिंग बनाने के लिए उस फोटो को वहाँ से निकाल लेता है और पेंटिंग बनाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर टोबी डर गया। फिर वो उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। पीछा करने पर उसे पता चला वो आवाज उस घर के बेसमेंट से आ रही है, इसीलिए वो धीरे धीरे बेसमेंट की सीढ़ियां उतरता है। लेकिन तभी उसके चेहरे पर अचानक एक रोशनी आती है, जिससे वो काफी डर गया, लेकिन वो भागता नहीं। फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरता है। तब उसने देखा कि टेबल पर रखे लैंप से एक टेबल फैन बार बार टकरा रहा था और वो आवाज भी उसी की थी। वही दूसरी तरफ हम हेक्टर को देखते हैं, जो अपने दोस्त विलियम के साथ गेम खेल रहा था। काफी देर खेलने के बाद विलियम बहुत थक गया, इसीलिए वो आराम करने कहता है। आराम करते समय हेक्टर अपना मोबाइल चेक करता है। तब उसे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन दिखा, जिसमें लिखा था कि उसके घर का इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल है, जिसकी वजह से घर के सारे कैमरा बंद हो चुके हैं। नोटिफिकेशन रीड करते ही हेक्टर अपने दोस्त विलियम से कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा, क्योंकि उसे सिक्योरिटी अलार्म का नोटिफिकेशन आया है। तब विलियम हेक्टर को अपने साथ 2 पुलिस वालों को ले जाने कहता है। दरअसल विलियम उस शहर का सुपरिटेंडेंट है, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है, लेकिन हेक्टर ने पुलिस वालों को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया और वहाँ से निकल गया। उधर टोबी बेसमेंट में जाकर टेबल के ड्रावर चेक करता है। तब उसमें कुछ वायर दिखे जो किसी के हाथ पैर बांधने के काम आते हैं। फिर ड्रावर में टोबी को कुछ फोटो मिली। उनमें से कुछ फोटो हेक्टर के बचपन की थी और एक फोटो में वो अपने पिता के साथ खड़ा था, लेकिन उसके साथ एक लड़का और था। फिर टोबी दूसरी फोटो देखता है, जिसमें एक लड़का बिना कपड़ों के बेड पर पड़ा था और तीसरे फोटो में वही लड़की की हालत बहुत खराब लग रही थी, मानो किसी ने उस लड़के को बुरी तरह पीटा हो। ये देखकर टोबी को बहुत डर लगने लगा। तभी टोबी का ध्यान एक रोशनी पर जाता है, जो बेसमेंट में बने एक हिडन रूम से आ रही थी। उस दरवाजे के सामने एक शोकेस रखा था, जिसमें कुछ एंटीक चीजें रखी थी। टोबी उस शोकेस के पास जाता है और उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शोकेस जरा भी नहीं सरकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉक लगे थे। तब टोबी शोकेस को लॉक खोल लेता है और शोकेस को हटा देता है। उसके पीछे एक दरवाजा था। पहले तो टोबी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर टोबी ने देखा कि दरवाजे में एक पिपिंग होल है। टोबी उस होल से दरवाजे के अंदर झांकता है, लेकिन तभी उसने उस रूम में कुछ ऐसा देखा जिससे वो काफी डर गया और डर के मारे वही गिर गया। वही दूसरी तरफ हेक्टर भी अपने घर पहुंच गया था। वो जल्दी से कार से उतरकर घर के अंदर गया और लाइट ऑन की। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया कि उसका वाईफाई कनेक्शन शुरू हो गया, लेकिन हेक्टर को शक था कि कोई उसके घर में जरूर घुसा है, इसीलिए वो जल्दी से बेसमेंट में गया। तब उसने देखा टेबल पर रखा लैंप जमीन पर पड़ा है। अब हेक्टर बेसमेंट से वापस ऊपर लिविंग रूम में आता है। तब उसके दोस्त विलियम का कॉल आ गया, जो उससे पूछता है कि क्या सब ठीक है। तब हेक्टर बताता है कि वो एक फॉल्स अलार्म था और शायद उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। तभी हेक्टर का ध्यान लिविंग रूम में लगी उसके पिता की तस्वीर पर गया, जो थोड़ी टेढ़ी थी, क्योंकि टोबी ने कुछ देर पहले ही पेंटिंग बनाने के लिए उसे वहाँ से हटाया था। हेक्टर जब अपने पिता की तस्वीर को देख ही रहा था, तभी उसके पीछे से टोबी निकलकर भागता है, लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकला तब दरवाजे की आवाज हुई, जिसे हेक्टर ने सुन ली। इसीलिए वो भागता हुआ जाता है और दरवाजा खोलकर बाहर चेक करता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी हम टोबी को देखते हैं, जो पास ही के गार्डन में छुपा हुआ था, क्योंकि उसे पता था उसने भागते समय आवाज कर दी। अब हेक्टर को बाहर कोई नहीं दिखा, इसीलिए वो वापस अपने घर में चला गया और टोबी भी वहाँ से निकल गया। अगले सीन में हम जमील को देखते हैं, जो नाज के घर के बाहर कार में बैठा था और नाज अपने घर जा रही थी, लेकिन नाज के प्रेग्नेंट होने की वजह से उसके पेरेंट्स उसे भला बुरा कहते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। तब जमील नाज को अपने घर लेकर गया। अब जैसे ही जमील नाज को लेकर अपने घर पहुंचा, तब उसने देखा कि टोबी उसके घर के
के बाहर बैठकर जमील का वेट कर रहा था। वो काफी घबराया हुआ भी था। टॉबी जमील से कहता है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन जमील नहीं चाहता कि नाज उन दोनों की कोई भी बात सुने, इसीलिए वो नाज को घर के अंदर भेज देता है। फिर जमील टॉबी को नाज की कंडीशन बताता है कि वो बहुत परेशान है, इसीलिए अब से वो उसके घर में रहेगी। आगे टॉबी डरते हुए बताता है कि वो उस जज के घर में घुसा था जिसका एड्रेस और वाईफाई का पासवर्ड उसे जमील ने दिया था। तभी जमील टॉबी को शांत रहने कहता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं नाज उनकी बातें न सुन ले, इसीलिए वो बिना कोई बात सुने टॉबी को वहाँ से जाने कहता है। जमील टॉबी को अपनी परेशानी से खुद ही निपटने कहता है, क्योंकि वो इन सब झमेलों में फंसना नहीं चाहता। इतना बोलकर जमील अपने घर में चला गया। अब टॉबी पुलिस के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तब सबसे पहले वो खुद फंस जाता और सबको पता चल जाता कि आई कैम बैक ग्रुप किसका है, जिसके लिए टॉबी को जेल हो सकती है। टॉबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो एक जगह जाकर बैठ गया। तभी उसे एक फोन बूथ दिखा। वो फोन बूथ में जाकर पुलिस को कॉल लगाता है और सीन यहीं पर कट हो गया। अगले सीन में हम हेक्टर को देखते हैं, जो अपने घर में टीवी पर कार्टून देख रहा था और टीवी का वॉल्यूम काफी बड़ा हुआ था, लेकिन उसके बेसमेंट में अब भी कुछ आवाजें आ रही थी। अब हेक्टर उन आवाजों को देखने के लिए टीवी पर वॉल्यूम और तेज कर देता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजी और हम घर के मेन गेट पर दो पुलिस वालों को देखते हैं। वो दोनों पुलिस वाले अंदर जाते हैं और टॉबी उन्हें बाहर से छुपकर देख रहा था। अंदर जाने के बाद पुलिस वाले बताते हैं कि उन्हें किसी का कॉल आया था और उसने बताया कि हेक्टर के बेसमेंट में कुछ गड़बड़ है, जिसे वो सबसे छुपा रहा है। तब हेक्टर बातों को टालते हुए कहता है कि जरूर किसी टीनेजर ने मजाक करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो दोनों पुलिस वाले पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद एक ऑफिसर को कुछ आवाजें सुनाई दी, इसीलिए वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर देखने लगा। तब वहाँ उन्हें एक वॉशिंग मशीन दिखाई दी जिसमें कपड़े धुल रहे थे। हेक्टर ने जानबूझकर वहाँ खटारा वॉशिंग मशीन रखी थी जो जोर जोर से आवाज करती है, ताकि किसी को भी यही लगे कि वो आवाज वॉशिंग मशीन की है। तभी हेक्टर दोनों पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो सुपरिटेंडेंट विलियम से दोनों ऑफिसर की कंप्लेन करेगा कि वो लोग बस एक अफवाह के बेस पर रिटायर्ड जज को परेशान कर रहे हैं। इस डर से वो दोनों पुलिस ऑफिसर बिना छानबीन किए वहाँ से बाहर निकल गए। वही टॉबी दोनों पुलिस ऑफिसर को वहाँ से खाली हाथ बाहर आता देखकर गुस्सा करता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हेक्टर ने घर के बेसमेंट में ऐसा क्या छुपा कर रखा है जिसे देखकर टॉबी इतना डर गया। ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। अब हेक्टर इतना तो समझ गया था कि एक रात पहले जो भी उसके घर में घुसा था उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है और वो आगे भी उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करेगा। वही दूसरी तरफ टॉबी अपने घर जाता है और अपने कमरे में जाने के बाद वो हेक्टर और उन पुलिस वालों पर गुस्सा करता है। फिर टॉबी कुछ देर आराम करने लगा, लेकिन तभी उसकी माँ लिज वहाँ आ गई और उसे फिर से किचन साफ करने बोलने लगी। अब टॉबी पहले से बहुत परेशान था और उसे अपनी माँ की बातें नहीं सुननी थी, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती रोककर किचन साफ करने कहती है। इसीलिए टॉबी अपनी माँ से बदतमीजी से बात करने लगा, जिसके लिए लिज टॉबी को एक थप्पड़ मार देती है। इसीलिए टॉबी गुस्से में घर से निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी माँ से कहा कि वो उसके घर वापस आने का वेट न करे, मतलब वो अब कभी घर वापस नहीं आएगा। वही दूसरी तरफ हम हेक्टर को देखते हैं, जो फिर से अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलता है, लेकिन इस बार उसे पता था कि उसके घर से जाते ही कोई उसके घर में जरूर घुसेगा, इसीलिए उसने पहले ही अपने साथ एक बैट रख लिया था और साथ में ग्लव भी पहन लिए थे। अब हेक्टर का शक सही निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद हेक्टर के फोन पर फिर से नोटिफिकेशन आता है कि उसके घर का वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, जिससे सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया। तब हेक्टर ने कार को वापस घर की तरफ घुमा लिया। उधर टॉबी हेक्टर के घर के बेसमेंट में जाता है और इस बार वो हिडन रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। तब हम एक आदमी को देखते हैं जो खून से सना हुआ था और उसे बांध कर रखा गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत टॉर्चर किया हो। तब टॉबी उस आदमी के पास गया और कहा कि वो वहाँ उसकी मदद करने आया है और वो उसे वहाँ से निकाल लेगा, लेकिन वो आदमी काफी जख्मी था, इसीलिए टॉबी उसे अपने सहारे उठाता है और बेसमेंट से ऊपर लेकर आता है। लेकिन तभी टॉबी ने देखा कि हेक्टर वहाँ पहुँच गया है, इसीलिए वो उस आदमी को वापस बेसमेंट में लेकर चला गया। अब हेक्टर बैट लेकर अपने घर में आता है और लाइट ऑन करता है। उधर टॉबी उस आदमी को हिडन रूम में वापस लेकर चला गया। टॉबी उससे कहता है कि वो हेक्टर को इस बारे में कुछ न बताए। टॉबी उससे वादा करता है कि वो जल्दी ही उसे वहाँ से निकाल लेगा। तभी हम हेक्टर को देखते हैं जो बेसमेंट की तरफ आता है। अब हेक्टर बेसमेंट में पहुँच तो गया था, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। तब वो हिडन रूम में उस आदमी के पास चला गया, लेकिन टॉबी अब भी बेसमेंट में ही था। वो एक कबोर्ड के अंदर छुपा हुआ था और मौके की तलाश कर रहा था। टॉबी देखता है कि हेक्टर उस हिडन रूम में चला गया है, इसीलिए वो बिना आवाज किए कबर्ड से बाहर आता है और हेक्टर पर हमला करने के लिए एक हथौड़ी उठाता है। उसने सोचा कि वो हिडन रूम में घुसते ही हेक्टर के सिर पर हथौड़ी मार देगा, इसीलिए टॉबी दौड़ता हुआ पूरे जोश के साथ हिडन रूम में घुसता है। लेकिन उस जख्मी आदमी ने वहाँ बहुत सारी बाथरूम कर रखी थी, जिससे टॉबी फिसल कर सीधा हेक्टर के सामने जा गिरा और वो खुद ही जख्मी हो गया। तब हेक्टर बिना कोई दया दिखाए बैट से टॉबी के सिर पर पूरी ताकत से मारता है और बेचारा टॉबी
मारा जाता है, जिसके बाद हेक्टर टोबी की लाश को बेसमेंट में रखी एक इलेक्ट्रिक भट्टी में डालकर जला देता है और फिर उसकी राख को टॉयलेट में डालकर फ्लश कर देता है। बेचारे टोबी ने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी की जान बचाने के चक्कर में उसकी खुद की इतनी दर्दनाक मौत होगी। वही दूसरी तरफ हम टोबी की माँ लिस को देखते हैं, जो इन सारी बातों से अनजान थी। उसे लग रहा था कि टोबी हमेशा की तरह इस बार भी घर आ ही जाएगा, इसीलिए वो बिना किसी टेंशन के अपने घर में टीवी देख रही थी। तभी उसका ध्यान वहाँ रखी एक फोटो पर जाता है, जिसमें दोनों माँ बेटे खुश लग रहे थे। अब उसे अपने बेटे टोबी की चिंता होने लगी, क्योंकि उसे जाकर 2 दिन से ज्यादा हो गए थे। अगले सीन में हम जमील को देखते हैं, जो लिज के घर जाता है, क्योंकि उसे लिज ने ही बुलाया था। जमील के वहाँ पहुँचने पर लिज बताती है कि उसने लगभग सभी दोस्तों से टोबी के बारे में पूछ लिया, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। उस समय लिज के घर में पुलिस भी अपनी छानबीन कर रही थी। तभी जमील की मुलाकात डिटेक्टिव एला से होती है। जमील बताता है कि वो टोबी का बेस्ट फ्रेंड है। एला जमील से पूछती है कि वो टोबी से आखिरी बार कब मिला था। तब जमील बताता है कि वो कुछ महीने पहले उससे मिला था। ये सुनकर एला कहती है कि जमील और टोबी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो फिर अपने बेस्ट फ्रेंड से इतने समय तक क्यों नहीं मिला। तब जमील कहता है कि वो बहुत जल्द पिता बनने वाला है, इसीलिए वो कुछ महीनों से काफी बिजी चल रहा है और इस वजह से वो टोबी से नहीं मिल सका। इसके बाद डिटेक्टिव एला वहाँ से चली गई। एला के जाने के बाद लिज कहती है कि जमील उससे कुछ छुपा रहा है। अब जमील को पता था कि टोबी हेक्टर के घर पर चोरी करने गया था और तब से ही वो परेशान था, लेकिन ये बात वो पुलिस और लिज के सामने नहीं बता सकता, वरना वो खुद फंस जाएगा। इसीलिए जमील लिज को बताता है कि वो किसी से कुछ नहीं छुपा रहा। आगे जमील लिज के घर से निकलकर सीधा हेक्टर के घर गया। फिर वो हेक्टर के घर के लेटर बॉक्स में से एक लेटर निकालता है, जो हेक्टर के ही नाम का था। जमील उस लेटर को अपने पास रख लेता है और वापस अपनी कार में जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग करते हुए पहुंच गई। तब पुलिस वालों को देखकर जमील कार में ही सोने का नाटक करने लगा। तब पुलिस वाले उसे कार से बाहर निकलने कहते हैं। फिर पुलिस वाले जमील की कार की तलाशी लेते हैं, जिसमें उन्हें आधी जली हुई सिगरेट मिली और उस सिगरेट में गांजा था। इसीलिए वो जमील को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। पूछताछ के बाद जमील ऑफिसर से माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो पैसे कमाने के लिए 14 घंटे टैक्सी चलाने का काम करता है और इस वजह से उसे ठीक से सोने नहीं मिल रहा। इसीलिए दिमाग को शांत करने के लिए उसने नशा कर लिया। वो कहता है कि वो अब से ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। वो ऑफिसर भी एक अच्छा इंसान था, उसे भी जमील की हालत पर तरस आ गया, इसीलिए उसने जमील को छोड़ दिया। आगे हम लिज को देखते हैं, जो गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे कुछ आवाज आई, इसीलिए वो हड़बड़ाकर उठती है और भागकर टोबी के कमरे में जाती है। उसे लग रहा था शायद टोबी वापस आ गया है, लेकिन वहाँ टोबी नहीं बल्कि जमील था। वो बताता है कि उसने काफी देर दरवाजा नॉक किया, लेकिन लिज सो रही थी, इसीलिए उसने घर के एक्स्ट्रा चाबी इस्तेमाल कर ली जो उसे टोबी ने दी थी। आगे जमील देखता है कि टोबी का कमरा काफी बिखरा हुआ है। तब लिज बताती है कि वो वहाँ कुछ ढूंढ रही थी। तब जमील बताता है कि वहाँ रखे टेबल में टोबी का एक सीक्रेट बॉक्स है, शायद उसे ढूंढने पर उन्हें कोई सुराग मिल जाए। फिर जमील उस ड्रॉवर को खोलता है जिसमें एक सीक्रेट बॉक्स था। जमील ने जैसे ही उस सीक्रेट बॉक्स को खोला, तब लिज रोने लगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी ड्रग की गोलियां थी। जमील कहता है कि वो ये बात डिटेक्टिव एला के सामने नहीं बता सकता था, वरना वो इस केस को कहीं और ले जाती। आगे लिज को उस बॉक्स में हेक्टर ब्लेक नाम का एक लेटर मिला। ये वही लेटर था जिसे जमील ने हेक्टर के लेटर बॉक्स से चुराया था और कुछ देर पहले जमील ने ही वो लेटर उस बॉक्स में रखा था, ताकि किसी तरह हेक्टर टोबी के केस से जुड़ जाए। अगले दिन लिज पुलिस स्टेशन जाकर वो लेटर एला को दिखाती है। तब एला कहती है कि वो इस लेटर की जांच करेगी। आगे छानबीन करने पर एला को पता चला कि टोबी के फोन की लास्ट लोकेशन और लेटर पर लिखा हेक्टर का एड्रेस मैच हो रहा है। और कुछ हफ्ते पहले एक लड़के ने पुलिस स्टेशन कॉल करके बताया था कि उस एड्रेस पर किसी के घर के बेसमेंट में एक आदमी को बंदी बना कर रखा है, लेकिन बताने वाला टोबी ही था। अब एला का शक और भी गहरा हो गया, इसीलिए एला तुरंत ही तलाशी लेने अपनी टीम के साथ हेक्टर के घर पहुंच गई। घर के अंदर जाने के बाद एला हेक्टर को घर का बेसमेंट दिखाने कहती है। तब हेक्टर एला और बाकी टीम को बेसमेंट में ले जाता है और बताता है कि बेसमेंट में उसका वर्कशॉप है। तब एला उसी शोकेस के पास गई जिसके पीछे वो हिडन रूम है। ये देखकर हेक्टर के चेहरे का रंग बदलने लगा। एला ने भी देख लिया कि उस शोकेस के पीछे एक दरवाजा है। वो हेक्टर से उस दरवाजे को खोलने कहती है। अब ना चाहते हुए भी हेक्टर उस दरवाजे को खोल देता है और एला उस हिडन रूम में इंटर करती है, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं था, बल्कि वहाँ का सेटअप भी बदल दिया गया था। तब हेक्टर कहता है कि जब भी उसे किसी चोर उचक्के का खतरा महसूस होता है, तब वो वहाँ छुप जाता है। तभी अचानक एला का ध्यान दरवाजे पर बने पिपिंग होल पर गया, क्योंकि आमतौर पर दरवाजे के अंदर की तरफ से बाहर देखने के लिए पिपिंग होल बनाया जाता है, लेकिन उस दरवाजे में बाहर से अंदर की तरफ देखने के लिए पिपिंग होल बनाया गया था। तब हेक्टर कहता है कि शायद घर बनाने वाले बिल्डर से ये गलती हुई है। ये कहकर हेक्टर दरवाजा बंद कर देता है और अचानक अपने असली रूप में आकर एला से कहता है कि उसने इतनी देर में बस एक पिपिंग होल ही ढूंढा। इसके तुरंत बाद हेक्टर हिडन रूम का दरवाजा खोल देता है और नॉर्मल बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन हेक्टर की इस हरकत से एला भड़क गई और हेक्टर को हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन लेकर
लेकर पहुंच गई। उस समय लिज भी ये सब देख रही थी, जो हेक्टर के घर के बाहर कार में बैठकर उस पर नजर रख रही थी। लेकिन एला और हेक्टर दोनों ने ही लिज को वहाँ देख लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस के पास हेक्टर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और वो सुपरिटेंडेंट विलियम का दोस्त भी है, इसीलिए उसे जल्दी ही छोड़ दिया गया। आगे हम हेक्टर को देखते हैं जो बॉडी मसाज लेने एक स्पा में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक ट्रांसजेंडर से हुई जिसका नाम योसेफ है। मसाज के दौरान योसेफ बताता है कि वो एक इमिग्रेंट है जो ईरान से आया है और उसने यूके में रहने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। तब हेक्टर कहता है कि वो एक रिटायर जज है और इन सब में वो योसेफ की मदद कर सकता है। फिर हेक्टर रात में योसेफ को अपने घर इनवाइट करता है। अब योसेफ एक ट्रांसजेंडर है, इसीलिए वो समझ गया था कि हेक्टर उसे अपने घर क्यों बुलाना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो रात में उसके घर पहुंच गया। तब हम हेक्टर के घर के पास लिज को देखते हैं जो अपनी कार में छुपकर उसके घर पर नजर रख रही थी और यूसुफ को हेक्टर के घर में जाते हुए देख रही थी। अंदर जाने के बाद हेक्टर यूसुफ से कुछ बातें करता है और उसके लिए ड्रिंक बनाता है। तभी यूसुफ की नजर हेक्टर के पिता की बड़ी सी फोटो पर गई। यूसुफ कहता है कि हेक्टर अपने पिता से बहुत प्यार करता होगा, इसीलिए उसने अपने पिता की इतनी बड़ी फोटो लगाई है। तब हेक्टर बताता है कि वो अपने पिता को कुछ खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो हमेशा उसे अपने इशारों पर नाचने कहते थे। आगे हेक्टर बताता है कि उसके पिता की फैक्ट्री में एक इंडियन पारसी लड़का काम किया करता था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ज्यादा हैंडसम था। एक दिन उसके पिता की नजर रवि पर गई, तब उन्होंने रवि को अपने घर में रख लिया और उसका ख्याल रखने लगे। हेक्टर बताता है कि रवि की वजह से उसकी माँ को गेस्ट हाउस में सोना पड़ता था और उसके पिता की ऐसी नीच हरकत देखने के बाद हेक्टर की माँ ने सुसाइड कर लिया। उस समय हेक्टर काफी छोटा था और एक दिन उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने अपने हाथ की नस काट ली और उसकी माँ के मरने के बाद उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। हेक्टर बताता है कि वो रवि से बहुत नफरत करने लगा था क्योंकि उसने उसकी माँ की जगह ले ली थी। अपनी कहानी बताते हुए हेक्टर को अचानक गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में हेक्टर पारसी समाज को कोसने लगा। ये सुनकर यूसुफ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भी ईरानियन पारसी है, इसीलिए यूसुफ कहता है कि हो सकता है रवि मजबूर हो और उसके पिता ने रवि को डरा धमका कर वहाँ जबरदस्ती रखा हो। तब हेक्टर कहता है कि अगर वो चाहता तो वो आजाद हो सकता था और वहाँ से भाग सकता था। इस पर यूसुफ कहता है कि अगर उसके पास पैसा और घर होता तब वो आजाद होने की सोच सकता था, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होगा। आगे हेक्टर पूछता है कि क्या यूसुफ जानना नहीं चाहता कि उसने रवि के साथ क्या किया, लेकिन यूसुफ को अब हेक्टर की बातों से डर लगने लगा था, इसीलिए वो कहता है कि पहले वो बाथरूम जाएगा। बाथरूम में जाने के बाद यूसुफ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो पानी से अपना मुंह धोता है और किसी तरह बाथरूम से बाहर आता है। अब उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था, इसीलिए वो वहाँ से भागने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी वहाँ हेक्टर आ गया। वो कहता है कि यूसुफ की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए उसे कुछ देर आराम करना चाहिए। ये बोलकर हेक्टर यूसुफ को वापस लिविंग रूम में लेकर जाता है। फिर यूसुफ हेक्टर से पीने के लिए पानी मांगता है, लेकिन हेक्टर उसके लिए पानी निकालने की जगह अपने लिए ग्लास में ड्रिंक निकालने लगा। तब यूसुफ पूछता है कि उसने रवि के साथ क्या किया और यहाँ खुलता है मूवी का असली राज। हेक्टर बताता है कि जब गर्मी की छुट्टियां लगी तब वो वापस अपने घर आया और उसने रवि को बेरहमी से मार दिया और तब जाकर उसे सुकून मिला, मतलब उसे ट्रांसजेंडर से नफरत थी और अगला नंबर यूसुफ का था। अब हेक्टर ये बात बता ही रहा था, तभी यूसुफ किसी तरह रेंगते हुए खिड़की तक जाता है और वहाँ से बाहर कूद जाता है, लेकिन हेक्टर ने उसे भागते हुए देख लिया, इसीलिए वो भी जल्दी से दरवाजे की तरफ भागता है ताकि वो यूसुफ को पकड़ सके। अब जैसे ही यूसुफ खिड़की से कूदकर बाहर निकला तभी लिज ने उसे देख लिया। वो अब भी वही अपनी कार में बैठी थी। कुछ देर बाद हेक्टर यूसुफ को पकड़ने घर से बाहर आया। तब लिज समझ गई कि यूसुफ के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए वो अपनी कार के हेडलाइट को ऑन ऑफ करने लगी, जिससे हेक्टर समझ गया कि वहाँ और भी कोई है, इसीलिए वो वापस अपने घर में चला गया। तब लिज जल्दी से अपनी कार से उतरकर यूसुफ के पास गई और उसे बचा लिया, लेकिन हेक्टर ने अब लिज को देख लिया था। आगे हम लिज को देखते हैं जो लैपटॉप पर हेक्टर के कुछ पॉडकास्ट देख रही थी। तभी वह जमील आता है और पूछता है कि वो हेक्टर के वीडियो क्यों देख रही है। तब लिज बताती है कि हेक्टर इंसान की शक्ल में एक शैतान है। फिर वो जमील को यूसुफ के बारे में बताती है। तब जमील कहता है कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन लिज बताती है कि यूसुफ इमिग्रेंट है और वो नहीं चाहता कि उसका केस बिगड़ जाए, वरना उसे वापस ईरान जाना पड़ेगा, इसीलिए यूसुफ ने पुलिस के पास जाने से मना कर दिया। यूसुफ के इंसिडेंट के बाद लिज टोबी को लेकर और भी ज्यादा परेशान हो गई। आगे हम यूसुफ को देखते हैं जो स्पा से अपना काम खत्म करके घर जा रहा था और उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी सड़क किनारे उसे हेक्टर मिला जो अपनी कार में बैठा था। उसे देखकर यूसुफ डर गया और वहाँ से जाने लगा। तब हेक्टर कहता है कि अगर वो चाहे तो यूसुफ को यूके में सेटल कर सकता है क्योंकि वो एक रिटायर्ड जज है, और अगर यूसुफ उसके साथ नहीं चलेगा तब हेक्टर उसका केस बिगाड़ देगा, फिर उसे हमेशा के लिए ईरान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब यूसुफ के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो उसकी कार में बैठ गया। वही दूसरी तरफ लिज एला से मिलती है और उसे यूसुफ के बारे में बताती है, लेकिन एला कहती है जब तक यूसुफ खुद पुलिस स्टेशन आकर स्टेटमेंट नहीं देगा तब तक वो कुछ
नहीं कर सकती। अगले सीन में हम हेक्टर को देखते हैं जो बेसमेंट में यूसुफ का फोन चेक कर रहा था और हिडन रूम से यूसुफ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हेक्टर यूसुफ के मोबाइल में लिज के भेजे हुए मैसेज पढ़ता है जिसमें वो यूसुफ को पुलिस स्टेशन चलकर हेक्टर के खिलाफ कंप्लेन करने बोल रही थी। अब हेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि लिज उसके पीछे क्यों पड़ी है, इसीलिए वो लिज को सोशल मीडिया पर सर्च करता है जहाँ उसे लिज की कुछ फोटोज दिखी जिसमें टोबी भी उसके साथ था। तब उस फोटो का कैप्शन पढ़कर हेक्टर समझ गया कि लिज टोबी की माँ है। अब हेक्टर समझ गया कि अगर उसने लिज को हल्के में लिया तो वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, इसीलिए अब हेक्टर भी अपने घर से लिज पर नजर रखने लगा। तब हेक्टर को पता चला कि लिज रोज उसके घर के पास अपनी कार पार्क करके सारा दिन कार में बैठी रहती है, इसीलिए अब उसने लिज को ठिकाने लगाने का सोच लिया। अगली सुबह हेक्टर मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलता है। तभी उसने लिज की कार को घर के बाहर खड़ी देखी, इसीलिए वो कुछ दूर जाने के बाद वापस गेट के पास आया। फिर वो गेट के पास बने एक बॉक्स से अपने घर की चाबी निकालने की एक्टिंग करता है, जिसके बाद वो चाबी से बाहर का गेट खोलता है और सीधा घर के अंदर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो घर से बाहर आता है और चाबी को वापस गेट के पास बने बॉक्स में रखकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल हेक्टर लिज को ये दिखाना चाहता था कि उसे चाबी कहाँ मिलेगी और वो चाबी का इस्तेमाल करके कैसे उसके घर में जा सकती है, ताकि लिज एक बार उसके घर में घुस जाए, जिसके बाद हेक्टर उसे आसानी से पकड़ लेगा। उधर जमील दिन भर अपना काम करने के बाद शाम को अपने घर आता है। तब वहाँ लिज उसके बच्चे से मिलने आई थी। कुछ देर बाद लिज कहती है कि उसे जमील से अकेले में कुछ बात करनी है, इसीलिए दोनों घर के बाहर लिज की कार में जाकर बैठ गए। तब लिज टोबी के लैपटॉप में कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें एक लड़का किसी के घर में आई कैम बाय की पेंटिंग बना रहा था और दूसरा लड़का उसकी फोटो खींच रहा था। जमील उस फोटो को देखकर पहले तो डर गया, फिर वो पूछता है कि लिज इतने कॉन्फिडेंट से कैसे बोल सकती है कि वो जमील ही है। तब लिज उस फोटो को जूम करती है और उस लड़के के हाथ पर बना टैटू दिखाती है और सेम टैटू जमील के हाथ पर भी था। मतलब लिज समझ गई थी कि आई कैम बाय ग्रुप टोबी और जमील मिलकर चलाते थे, इसीलिए लिज पूछती है कि क्या वो दोनों हेक्टर के घर में भी गए थे। तब जमील बताता है कि हेक्टर के घर में वो नहीं बल्कि टोबी अकेला गया था। फिर जमील कहता है कि अगर वो फोटो बाहर आ गई तब नाज उसे छोड़कर चली जाएगी और उसका फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इस पर लिज उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और कहती है कि हेक्टर के घर में घुसने के लिए जमील को उसकी मदद करनी होगी। ये सुनते ही जमील घबरा गया। वो कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है और उसे अब अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचना है, इसीलिए जमील लिज की मदद करने से मना कर देता है। तब लिज गुस्सा होकर जमील को अपनी कार से उतार देती है और वहाँ से चली जाती है। अब जमील जैसे ही घर में आता है तब नाज उससे झगड़ा करने लगी क्योंकि लिज ने नाज को जमील के घर आने से पहले सब कुछ बता दिया था, इसीलिए नाज जमील से झगड़ा करने के बाद अपना बच्चा लेकर वहाँ से चली गई। अगली सुबह हम लिज को फिर से हेक्टर के घर के बाहर देखते हैं। कुछ देर बाद हेक्टर मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर जाता है। उसके जाते ही लिज कार से उतरकर गेट के पास गई और चाबी निकालकर उसके घर में चली गई। मतलब लिज उसके जाल में फंस गई। अंदर जाने के बाद लिज बेसमेंट में जाने की बजाय ऊपर जाकर अपने बेटे टोबी को ढूंढने लगी, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, इसीलिए वो नीचे आती है। फिर उसका ध्यान लिविंग रूम में लगी हेक्टर के पिता की फोटो पर गया, लेकिन जैसे ही लिज पीछे मुड़ी तब उसके पीछे हेक्टर खड़ा था। उसे देखकर लिज के पसीने छूट गए। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हेक्टर उसे पकड़ लेता है। कुछ देर दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिसके बाद लिज हेक्टर को एक लात मारती है और सीधा घर के बाहर की तरफ भागती है। लेकिन जैसे ही लिज ने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तभी पीछे से हेक्टर ने लिज को पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद हो गया। अगले सीन में हम लिज को बेसमेंट में बंधा हुआ देखते हैं। तभी हेक्टर हिडन रूम में से यूसुफ की लाश घसीटता हुआ लिज के सामने लेकर आता है और कहता है कि यूसुफ की जान लिज की वजह से गई। आगे लिज हेक्टर से अपने बेटे टोबी के बारे में पूछती है। तब हेक्टर बताता है कि उसने टोबी को मारकर उसकी राख टॉयलेट में फ्लश कर दी। ये सुनते ही लिज पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर हेक्टर लिज के सामने ही यूसुफ की लाश के टुकड़े करने लगा ताकि वो उसे भट्टी में डालकर जला सके। मतलब टोबी के साथ भी उसने यही किया था। वही दूसरी तरफ जमील कई दिनों से लिज को कॉल करने के बाद आखिरकार उसके घर जाता है। तब उसने देखा कि किचन पूरी तरह से बिखरा हुआ है और घर में रखे फूल भी खराब हो चुके हैं। ये देखकर जमील समझ गया कि लिज काफी दिनों से अपने घर में नहीं है। वही दूसरी तरफ हम भट्टी में लिज का ड्राइविंग लाइसेंस जलता हुआ देखते हैं। मतलब यूसुफ के साथ हेक्टर ने लिज को भी मारकर भट्टी में जला दिया। बेचारे दोनों माँ बेटे हेक्टर के हाथों बुरी तरह मारे गए। अब आगे हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। लिज का पता ना चलने पर जमील उसे ढूंढता हुआ हेक्टर के घर पहुंचा, लेकिन काफी देर तक बेल बजाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए वो दरवाजे का कांच तोड़कर लॉक खोल लेता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जमील सीधा बेसमेंट में गया, लेकिन वो घर पूरी तरह खाली था। मतलब हेक्टर अपना घर बेचकर वहाँ से जा चुका था। आगे हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं। जमील और नाज अब अलग हो चुके थे और दोनों बारी बारी से काम के साथ अपने बच्चे को भी संभाल रहे थे। जमील जब अपने घर पर अपने बच्चे को संभाल रहा था तभी उसके घर नाज अपने बेटे को लेने आती है ताकि जमील अपने जॉब पर जा सके। तब नाज बताती है कि लॉ यूनिवर्सिटी में कुछ दिन बाद एक सेरेमनी होने वाली है जिसमें हेक्टर भी आने वाला है। ये सुनते
सुनते ही जमील के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो कई महीनों से हेक्टर को ढूंढ रहा था। अगले सीन में हम सीधा लॉ यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जहां हम हेक्टर को स्पीच देते हुए देखते हैं। स्पीच देने के बाद हेक्टर वहां से अपने घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन जमील पहले से यूनिवर्सिटी के पास हेक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा था। अब हेक्टर अपनी कार लेकर वहां से निकल गया। तब जमील भी अपनी कार से उसका पीछा करने लगा। जमील हेक्टर का पीछा करते हुए शहर से बाहर निकल गया। तब उसे पता चला कि हेक्टर का घर शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह पर है, जहां उसे कोई परेशान करने वाला नहीं है। अब जमील आधी रात को हेक्टर के घर में चुपके से घुसता है। उधर हेक्टर अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। तब जमील उसके कमरे में घुस गया। कमरे में जाने के बाद जमील को हेक्टर का क्रिकेट बैट दिखाई दिया। वो उस बैट को उठा लेता है और धीरे धीरे हेक्टर की तरफ बढ़ता है। अब आपको तो पता ही होगा ऐसे समय में हीरो के साथ क्या होता है। जमील हेक्टर के पास पहुंच नहीं वाला था, तभी उससे कुछ आवाज हो गई, जिससे हेक्टर की नींद खुल गई। तब जमील बैट से हेक्टर पर हमला करता है, लेकिन हेक्टर ने किसी तरह खुद को बचा लिया। जिसके बाद हेक्टर जमील को एक लात मारता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। अब जमील भी कमरे से बाहर आकर हेक्टर को ढूंढने लगा। तभी हेक्टर पीछे से चाकू लेकर आया और जमील पर हमला कर दिया, जिससे जमील सीढ़ियों से नीचे गिर गया। अब जमील काफी जख्मी हो चुका था। तब हेक्टर चाकू लेकर नीचे आता है और जमील का गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन जमील ने उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। जिसके बाद जमील हेक्टर को बुरी तरह पीटता है। आगे जमील उसी घर के गैराज में जाता है और वहाँ के लाइट ऑन करता है। तभी उसे अचानक कुछ आवाजें आने लगी। अब हेक्टर ने पहले वाले घर की तरह वहाँ भी सेम हिडन रूम बना रखा था। जमील उस रूम को खोलकर अंदर जाता है। तब उसने देखा कि अंदर वही आदमी है जिसे छुड़ाने के चक्कर में बेचारा टॉबी और उसकी माँ मारे गए। जमील उस आदमी के पास गया और उसे बताया कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है और वो लोग किसी भी समय वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर जमील उस आदमी को उठाकर वहाँ से बाहर निकालता है। तब उसने देखा कि पुलिस भी वहाँ पहुँच गई, इसीलिए जमील उस आदमी को वही छोड़कर भाग गया, क्योंकि वो पुलिस के झमेले में नहीं फंसना चाहता था। न जाने वो आदमी कितने सालों से हेक्टर के चंगुल में फंसा हुआ था, लेकिन अब वो पूरी तरह से आजाद है। तभी हम जमील को देखते हैं, जो अपनी कार से वापस शहर की तरफ जा रहा था। ड्राइविंग करते हुए जमील नास को कॉल करता है और बहुत रोता है, क्योंकि अगर वो टॉबी या उसकी माँ का साथ दे देता तो शायद आज वो दोनों भी जिंदा होते। वही दूसरी तरफ एला भी हेक्टर के घर पहुँच गई। तब एला अंदर जाकर देखती है कि हेक्टर एक दीवार के पास बंधा हुआ बैठा है और उसी दीवार पर जमील ने पेंटिंग बनाई थी, जिसमें लिखा था आई केम बाय, और इसका मतलब होता है मैं आ गया। एला उस पेंटिंग को देखकर स्माइल करती है और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ अलग टाइप की मूवी एक्सप्लेन की। अगर आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की आप और भी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।